Let us start. Good morning to all of you in this morning session. Yesterday and day before yesterday, we were discussing the case study of chapter 1, nature and significance of management. इसके हम केस स्टडी जो हमें 2-3 दिन से कर रहे हैं. आज हम अगली जो केस स्टडी है वो हम करते हैं. तो आपके जो मैंने भेजा था क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर आपका जो ईसा वर्क्स एज द कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला ये क्वेश्चन है. हम इसकी केस स्टडी हम करके देखते हैं. तो आपके पास में देखो कि आपका जो चैप्टर पेज नंबर 2 पे आपका नीचे नीचे थर्ड लिखा, थर्ड से ऊपर वाला क्वेश्चन है ये. ईसा वर्क्स एज ए कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ ए कंपनी इन पावर सेक्टर. ठीक है, यानी वो आपके हेड है कॉस्ट एंड वर्क की. एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हर एक्सलेंट मैनेजरल कॉम्पिटेंस, the company is able to reduce cost and increase productivity. तो देखो वर्ड को ध्यान से देखना, अंदाजा अपने आप आ जाए क्या पूछना चाह रहा है. रेड्यूस कोस्ट, कोस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं. तो एक तो कोस्ट रिड्यूस करना किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए. द कंपनी बिलोंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर where in regular amendment are made in government regulations and policies. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन उनके बारे में कुछ बातें आई हैं. शी होल्ड्स रेगुलर मीटिंग टू इंश्योर द पीपल इन हर डिपार्टमेंट आर नॉट ओनली अवेयर द रिलेटेड चेंजेस बट आर आल्सो एबल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस इफेक्टिवली. इसका मतलब ये अडॉप्शन टू चेंज है, वो भी इस पॉइंट इसमें आ रहा है. ठीक है. दिस हेल्प द कंपनी टू मेंटेन इट्स कम्पिटिटिव एज, यानी कंपटीशन की कोई बात भी आ रही है. शी मोटिवेट एंड लीड्स हर टीम इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल वाइल कंट्रीब्यूटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो इसमें करके शी मोटिवेट द लीड हर टीम इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर अचीव पर्सनल गोल, यानी पर्सनल गोल भी अचीव कर पाते हैं मेंबर्स. ठीक है. वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हर ड्यूटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. शी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए competitive services, adopting new technology, creating more employment opportunities, यानी employment opportunities भी ज़्यादा दे रहे हैं, for greater good of the people at large. In the context of a case, identify the various reasons that have been made management so important. यानी क्वेश्चन ही पूछ लिया निश्चित आई कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताइए. ठीक है. और अगर कोई लाइन आपके सामने आती है तो वो कोट कर दीजिए. ठीक है. कोई माइंड में आए तो ठीक है, नहीं तो आप जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो आपने कोट करनी है. तो ऊपर वाली चीज़ों से वैसे तो आपके क्वेश्चन याद है, अगर मान लो बुक में से कर सिंपल क्वेश्चन के तरीके से आप इसको कर सकते हैं. तो पहला आपके पास में जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की, उसके ऊपर बात कराइए. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये स्पीकर बंद करिए बेटा. इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कौन सी है. तो पहली इम्पोर्टेंस आपकी मैनेजमेंट की, इट हेल्प अचीविंग ग्रुप गोल. इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. ग्रुप गोल, ये ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है. आप कोई भी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं कि मैनेजमेंट आपका किया क्यों जाता है, बिकॉज देयर इज एन गोल एंड टू अचीव द गोल वी एवर मेड द मैनेजमेंट. तो आपका जो है ये ग्रुप गोल अचीव करने में मदद करता है. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है. दूसरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हैं. ठीक है. यानी आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप क्योंकि मैनेज इस प्रकार से करते हैं, आप कोऑर्डिनेट इस प्रकार से करते हैं दैट ऑल द रिसोर्सेज बीइंग यूजफुल मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मनी,
all are coordinated in this manner by the management that these became useful. Next is reduce cost. Reduces cost. आपका ये cost भी reduce करता है कि when you make a better management, naturally the effective production will be there. तो उससे आपकी cost जो घटेंगे. Next is establish sound organization. Establish sound organization. साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश होता है क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट अच्छा करते हैं इसका ये हुआ कि मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग भी आता है. अगर स्टाफिंग आता है तो नेचुरली आपका साउंड ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें प्रिपेयर होता है. नेक्स्ट इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम. Establish equilibrium. Equilibrium. इक्विलिब्रियम भी जो है इसके अंदर है आपका एस्टेब्लिश हो पाता है क्योंकि आपका जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें आप ऊपर जो पढ़ रहे थे ना कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से सभी चीज़ों को अरेंज करके अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है. तो इसका नहीं हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट you made the change. It means all is done by the management. It means it is the importance of the management. Next is essential for prosperity of society. Essential for prosperity of society. आपकी सोसाइटी के लिए भी प्रोस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सोसाइटी है उसके लिए ये उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है बिकॉज इफ़ देयर विल बी गुड मैनेजमेंट नेचुरली द मैनेजमेंट विल गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू द सोसाइटी, गुड प्रोडक्ट टू द सोसाइटी. तो ये भी एक इसका फ़ायदा होगा. तो इस प्रकार से ये आपकी इम्पोर्टेंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडी के अंदर जो हमें देखने को मिली हैं वो आपके 6 टाइप की हैं. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का 5 इंपॉर्टेंस भी आप इसमें दे सकते थे. तो दोबारा देखिए, फर्स्ट है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. ग्रुप गोल अचीव करने में ये मदद करता है. सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. रिड्यूसेस कॉस्ट, और इसका अगेंस्ट में अपने इंक्रीजिंग एफिशिएंसी भी आया हुआ था. ठीक है. एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम और एसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ ए सोसाइटी. ये चीज़ इसके अंदर आई थी. इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो, एनी डाउट? हाँ बेटा, 4th पॉइंट. हाँ जी, 4th पॉइंट देखिए, एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन. आपका ये जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएट करता है कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी प्रकार का काम जो है वो ओवरलैप ना हो. बेटा ये किसका फोन है? आप बार बार डिस्टर्बेंस हो रही क्लास में, ध्यान रख के तरह स्पीकर बंद कर लो. हाँ, अंकित की फेक आईडी है ये. अंकित कौन? अभी बंद करो इसको, बार बार ये डिस्टर्बेंस होती है. यहाँ ये बार बार थोड़ी चलेगी इस प्रकार से. देखते हैं कहाँ पर अंकित. हाँ जी, तो आपका जो है इसमें देखिए एसेंशियल एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन. साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश करता है क्योंकि इसके अंदर आपके काम जो ओवरलैपिंग ना. ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि डिवीजन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा था प्रोसेस, डिवीजन ऑफ वर्क किया. डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर इसलिए करते हैं हम कि ओवरलैपिंग ना हो, कि उनको जो काम बंटा जाता है. और अगर हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप हर काम को बांटेंगे और ओवरलैपिंग नहीं होगी. इस प्रकार से आपका एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो पाता है. ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? एनुमरेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, हम उनकी बात करते हैं. तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके मैनेजमेंट के कौन से हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो आपने देखा था कल हमने जो डिस्कस किया था कि देयर वर 3 टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव. आपका एक था उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव,
फिर उसका था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में आपका था एक सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर करें कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव की जो है बातें हैं वो करें कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर द ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल नीड ऑफ एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय की नीड से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है जी। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑफ द ऑफ पीपल विच इज मेन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच डिफरेंट वैल्यूज एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पीपल ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डिफरेंट नीड, उनके अपने अलग, हर कोई आदमी जो नौकरी करता है वो किसी ना किसी नीड को लेकर के नौकरी करता है। या हम कहें कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ए एम्प्लॉय, वो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सैलरी, एक हो सकता है उसका सेटिस्फेक्शन, एक हो सकता है उसका जॉब रिकग्निशन। तो ये कौन कौन से आपके हो सकते हैं? तो पहला आपके पास में है अप टू अकम्प्लिश फाइनेंशियल नीड, पहला उसकी जो है टू अकम्प्लिश द फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड उसकी जो सैलरी चाहिए या उसके जो वेजेस चाहिए वो उसकी पूरी होनी चाहिए। उसमें जैसे कि लाइक कम्पिटेटिव सैलरी, उसमें वो ये तो नहीं कहता कि सैलरी का कोई अंदाज़ा नहीं है, पर अंदाज़ा ये होता है कि जो कम्पिटेटिव सैलरी है, कम्पिटेटिव सैलरी है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसको जो दूसरी कंपनीज दे रही सैलरी उनके लगभग बराबर उसको सैलरी मिल जानी चाहिए। और इंसेंटिव और आपके जो बेनिफिट हैं जैसे कि पेंशन का बेनिफिट हो गया या आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए वो भी उसको मिलने चाहिए। तो पहला तो उसके जो फाइनेंशियल नीड में आप समझ गए होंगे, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई और दूसरे उसके बेनिफिट्स हैं वो उसको उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड इज टू अकम्प्लिश हायर लेवल नीड विच इंक्लूड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका जो है पर्सनल ग्रोथ, देखता हूँ बेटा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो गया जिसके ज़्यादा हीट तो नहीं हो गया फ़ोन? ये हो सकता है कि ज़्यादा हीट होने कारण से ये हो गया। नहीं जूम तो क्या, मैं शायद चल ही नहीं रहा ये, मैं देखता हूँ, ये शायद हो सकता है फ़ोन हीट हो गया ज़्यादा, इस कारण से हो सकता है। अरे बेटा अब कहाँ फ्रिज लाऊँ मैं? अब दिखाई दिया होगा। ये क्योंकि ना ये इसका कवर हटा दिया मैंने, ये हीट ज़्यादा हो गया था सक्रिय। हाँ, एक मिनट, इसकी शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई, रिकॉर्डिंग ठीक कर देता हूँ। फ़ोन तो नया है बेटा ये फ़ोन से पूछ के आता हूँ कैसे फ़ोन को चलाऊँ, वो बता देता है कैसे चलाना, फिर वैसे चलाता हूँ। ठीक है, हाँ जी शुरू करते हैं। तो ये कहता है कि आपका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी जो है वो आपके एक एम्प्लॉय की पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहता है कि कोई भी एम्प्लॉय हो वो ये चाहता है कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले ताकि मैं पर्टिकुलर जॉब को अच्छी तरीके से कर सकूँ। तो पहला तो उसकी जो नीड होती है पर्सनल नीड, वो फाइनेंशियल नीड यानी कम्पिटिटिव सैलरी। आप कौन है बेटा? बेटा आपके वैसे तो आप मेरे को ठीक बंदे लगे, पर प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट हमें क्लास चलाने दो। ठीक, हाँ जी। तो इसमें जो है आपका ये पहला तो फाइनेंशियल नीड में हो गया और उसके बाद में आपका जो दूसरा है कि इनको पर्सनल जो है वो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। और थर्ड है गेन रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। मैंने आपको बताया था रिस्पेक्ट भी चाहिए उनको, रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। उनको रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि दे शुड गिव द ह्यूमन ट्रीटमेंट, उनके साथ में पशुओं जैसा व्यवहार ना किया जाए। दे शुड ट्रीटेड इन ए गुड मैनर,
एंड रिकग्निशन मीन्स इफ़ दे डू द गुड वर्क दे शुड बी अप्रिशिएटेड, उनको जो है इज्जत भी करनी चाहिए, उनकी जो सराहना भी करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको जो है कहीं कंपनी में प्रोग्राम हो तो उनको कोई सर्टिफिकेट भी उनको देना चाहिए, ये भी उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। और टू बिकम हाईली कम्पिटिटिव इफेक्टिव, टू बी हाईली competitive, to be highly competitive and effective। एक कर्मचारी जो है वो ये भी चाहता है कि वो अच्छा कम्पिटिटिव भी बने, मीन्स ऑल दी थिंग्स शुड बी मस्ट बी इन हिम, उसके अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए, एंड मस्ट बी इफेक्टिव, और वो इतना एफिशिएंट भी होना चाहिए कि वो कामों को अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है जी, तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन था मेरे पास है पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था, हालांकि परसों भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है जी, उसके बाद में अगला मैं देखता हूँ अगर एक्सप्लेन हो पाएगा तो। हाँ बेटा बोलो। कौन सा पॉइंट बेटा बोलो। आपका दोबारा से पर्सनल, मैं दोबारा फिर पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपका जहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस की उसकी बातें कर रहा है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अ पर्सन, that is called as a personal objective, means the employees which are employed in the business organization they require some पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स उनकी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें जरूरत होती है उनकी। सबसे पहले एक आदमी क्या जरूरत होती है, टू अकम्प्लिश फाइनेंशियल नीड, अकम्प्लिश होता है पूर्ण करना, जो फाइनेंशियल नीड है उनको आपने पूरा करना होता है। ठीक है, यानी फाइनेंशियल नीड में उनकी कम्पिटिटिव सैलरी है, उनकी पेंशन है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो उनको पूरे मिले तो एक एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। जैसे कि मैं स्कूल में आता हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, ये तो मेरा काम है, पर मैं स्कूल में किस लिए आता हूँ, मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना, कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए अच्छी, मेरे को जो है रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलनी चाहिए, या पेंशन के बाद और कोई बेनिफिट वो मुझे मिलने चाहिए, इस कारण मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल तो ये हो गया। दूसरा आपका पर्सनल ग्रोथ, अब मैं ये भी चाहता हूँ ना कि मेरी ग्रोथ भी हो, कि अगर मैं मान लो कि आज जो है एक टीचर के पोस्ट पे हूँ, तो मैं सोचता हूँ कल किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनूँ, फिर मेरी ये भी होगा कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के वाइस प्रिंसिपल बनूँ, और कभी ना कभी मैं प्रिंसिपल बनूँ, इस कारण मेरी ग्रोथ भी मैं चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्कूल में आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट भी हो, ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल या मैनेजमेंट जो है मुझे गालियाँ दें या मुझे मेरी इज्जत ना करें, तो या मुझे एक इंसान ना समझें, वो जैसे तैसे व्यवहार करें, तो वो भी जो मैं नहीं चाहता कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और अगर मैंने कोई काम अच्छा किया है तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन के दिन जो है मेरे को वहाँ पर इनाम दिया जाए या कम से कम सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ठीक है, और टू बी हाईली कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव कब होता है आदमी, जब उसकी काबिलियत बढ़ जाती है, मीन्स ही हैज़ इंक्रीज द कैपेबिलिटी, वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेता है तो वो कम्पिटेबल हो जाता है। एंड इफेक्टिव, और इफेक्टिव भी, इफेक्टिव का मतलब भी कि वो कम से कम समय में ज़्यादा काम कर पाए, तो ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके एक एम्प्लॉय के होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज, कोई और पॉइंट आप पूछना चाह रहे हो तो नहीं है तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूरा हो पाएगा तो हम अगला शुरू करेंगे, अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो हम नहीं शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सीधा एक क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन जो है आपके मैनेजमेंट का एसेंस है, एसेंस होता है जरूरी, यानी आपके मैनेजमेंट के जो है 5 फंक्शन थे, उसमें प्लानिंग, आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके 5 जो फंक्शन हैं। ये कहता है कि इन 5 के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, कि आप कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को साथ साथ ले आना, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो भी इसमें कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम प्लान कैसे करते हैं कि आप घर से प्लान करते हैं कि हाँ मैं इतने बजे घर से निकलूँगी, आप भी उतने बजे घर से निकलना, हम दोनों के दोनों स्कूल के गेट पे इतने बजे पहुँच जाएंगी, हम दोनों के दोनों फर्स्ट बेंच पे बैठेंगी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्लान आपने किया तो उसमें कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग में भी आप लोग जो है कोई पोस्टें क्रिएट करते हैं
तो पॉजिटिव ये सीनियर होगा, ये जूनियर होगा, ये इसका जूनियर होगा, नीचे आपस में काम करेंगे। तो उन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में क्या दिखता है, कोऑर्डिनेशन दिखता है। स्टाफिंग में भी जब आप आदमी अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, दे आर अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट सो दैट दे कुड मेक ए कोऑपरेशन विद ईच अदर। तो वो भी एक प्रकार से उन लोगों में कोऑर्डिनेशन दिखता है। डायरेक्टिंग में भी आप क्या काम करते हैं, डायरेक्टिंग में भी यू गिव द डायरेक्शन टू ए सबॉर्डिनेट। इट मीन्स आप कहते हैं कि आप काम ये करिए, वो ये काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन का काम है, क्योंकि आप कंट्रोलिंग में एक्चुअल क्या है और प्लान्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस कम से कम हो जाए, तो ये आपकी क्या रहती है, कंट्रोलिंग। तो ये आपकी जो उसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। ठीक है जी। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड था, तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अब शायद आपका नेक्स्ट टाइम जो इको का हो गया। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन रेज करना है तो ही और शी कैन रेज द क्वेश्चन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाह रहे, मैम आ गए आपके। चलो ठीक है जी, मैं बंद करता हूँ। बेटे संडे को दूंगा, मैं औरों की वेट कर रहा हूँ, बेटे किया नहीं उन लोगों ने सबमिट, और कुछ से ना पता नहीं डाउनलोड नहीं हो रही मेरे से, हो सकता है अपने कोई दिक्कत है, कोई सा चक्कर है क्या, वो मैं देख रहा हूँ उसमें। नहीं, ये तो मैंने आपको एक